नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एम दत्तात्रेय और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवित्र क्लासेज खेलिए। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, संपूर्ण देश में अभी कोरोना महामारी का काल चल रहा है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने सभी विद्यालय, सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी फिलहाल बंद पड़े हैं, बंद कर दिए हैं। दोस्तों, ऐसे में जो 12th के बाद एसटीसी की तैयारी करने के जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, उनके लिए तैयारी के लिए कोई माध्यम उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस समस्या को देखते हुए हमारे सम्मानीय श्री सर्वेश जी ने निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा देने का प्रावधान रखा है, जिसमें दोस्तों मैं आपके समक्ष हिंदी भाषा को लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरे और साथीगण आपके लिए अन्य भाषाओं को कवर करेंगे। तो दोस्तों, हिंदी भाषा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि हिंदी विषय होने से पहले एक दोस्तों भाषा है। तो चलिए दोस्तों, पहले भाषा को समझते हैं, भाषा क्या होती है, उसके बाद हम हिंदी के उत्पत्ति और विकास को समझेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा भाषा दोस्तों, भाषा मूल रूप से शब्द है दोस्तों, संस्कृत धातु की भाष शब्द से बना, और भाष का मतलब होता है दोस्तों विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। तो दोस्तों, जो भाषा की जो परिभाषा बनती है दोस्तों, वो क्या बनती है फिर हमारे सामने? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाती है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाती है। तो दोस्तों देखो, इसमें विचार क्या है? आप सोच रहे होंगे कि विचार क्या होते हैं। विचार होते हैं दोस्तों हमारे मन की अधन्यात्मक इकाई, अधन्यात्मक इकाई। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अधन्यात्मक शब्द क्या है, अधन्यात्मक का मतलब क्या है? अधन्यात्मक का मतलब है दोस्तों कि जो हमारे विचार होते हैं उनकी कोई ध्वनि नहीं होती है, उनमें कोई आवाज़ नहीं होती है। वो कैसे दोस्तों? कि जब कोई हमारे मन में, मस्तिष्क में हमारे थॉट आता है, विचार आता है, तो उसको हम सोचते हैं, तो उसमें कोई ध्वनि नहीं होती है दोस्तों। तो जो विचार होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? मन की अधन्यात्मक इकाई होती है। अधन्यात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? विचार। अगर आप एक और परिभाषा देखना चाहें तो एक और परिभाषा हो जाएगी भाषा की, दो व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण का माध्यम भाषा कहलाती है। अब दोस्तों वही बात, आप सोच रहे होंगे कि ये सर ने संप्रेषण क्या लिख दिया, संप्रेषण का क्या मतलब होता है? तो देखिए दोस्तों, संप्रेषण अंग्रेजी में दोस्तों इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए जो शब्द प्रयोग में लगता है दोस्तों, वो है कम्युनिकेशन। और संप्रेषण का मतलब भी है दोस्तों बातचीत करना या विचार प्रकट करना। दोस्तों एक ही बात है, संप्रेषण का मतलब होता है दोस्तों बातचीत करना या विचार प्रकट करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने भाषा की दो परिभाषाएं उपलब्ध हैं। एक है दोस्तों विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाती है,
और एक परिभाषा है दोस्तों कि दो व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण का माध्यम भाषा कहलाती है। संप्रेषण का मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों, बातचीत करना। दोस्तों उसके आगे देखते हैं भाषा के माध्यम। भाषा के माध्यम कि भाषा के माध्यम कितने हैं हमारे सामने, कितने माध्यमों में भाषा बोली जा सकती है, प्रस्तुत करी जा सकती है। तो देखो दोस्तों अगर भाषा के माध्यमों की बात करें तो हमारे सामने दो माध्यम प्रस्तुत होते हैं। भाषा के माध्यम, भाषा के माध्यमों की अगर हम बात करें तो भाषा के माध्यम हमारे सामने दो उपलब्ध होते हैं। एक होता है मौखिक माध्यम, मौखिक माध्यम, और दूसरा होता है लिखित माध्यम, लिखित माध्यम। अब आप समझिए मौखिक माध्यम क्या होता है, लिखित माध्यम क्या होता है। मौखिक माध्यम होता है जब हमारे विचारों का आदान प्रदान मुंह से होता है, यानी कि बोलकर होता है। जैसे कि मैं अभी आपके समक्ष अध्यापन करा रहा हूँ, तो मेरा जो माध्यम है, जो मेरे विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, वो क्या है दोस्तों, मौखिक। तो मौखिक माध्यम में आता है जब हमारे विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप में किया जाता है, अर्थात बोलकर किया जाता है, तो वो मौखिक माध्यम होता है। जैसे कि विद्यालयों में आपने कभी 26 जनवरी, 15 अगस्त कोई एनुअल फंक्शन में अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो, भाग लिया हो, तो उसमें दोस्तों जब कार्यक्रम होता है तो उसमें आप में से कई क्या है, कोई अच्छा सा भाषण देते, स्पीच देते हैं, कोई कविता सुनाते। तो वो जो माध्यम होता है दोस्तों, वो कौन सा माध्यम होता है, मौखिक माध्यम। और दूसरा माध्यम आता है दोस्तों लिखित माध्यम। भाषा का जो दूसरा माध्यम होता है वो होता है लिखित माध्यम। लिखित माध्यम में दोस्तों हमारे बात विचारों का आदान प्रदान जो होता है वो होता है लिखित रूप में। जैसे कि अभी ये मैंने आपके समक्ष ये सभी लिखे, भाषा के माध्यम, मौखिक माध्यम, लिखित माध्यम, तो ये सभी आपके समक्ष लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये कौन सा माध्यम हो गया, विचारों को, मेरे विचारों को आपके समक्ष पहुंचाने का जो ये मेरा माध्यम है, ये कौन सा माध्यम हो गया दोस्तों, ये हो गया लिखित माध्यम। एक होता है पत्र पत्रिकाएं लिखना, पत्र पत्रिकाएं लिखना। जैसे कि कोई पत्र पत्रिका आती है, उसमें आप न्यूज पढ़ते हो, डेली की न्यूज आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। दैनिक भास्कर, नवज्योति, राजस्थान पत्रिका, जो भी हो, उसके माध्यम से क्या है, आप डेली की खबर पढ़ते हो। तो जो पत्र पत्रिकाओं का जो माध्यम है दोस्तों, वो कौन सा माध्यम है, वो भाषा का लिखित माध्यम है। भाषा का लिखित माध्यम है पत्र पत्रिका। ठीक है दोस्तों, ये भाषा के माध्यम है दो, एक होता है मौखिक माध्यम, एक होता है लिखित माध्यम। उसके बाद समझो एक होता है दोस्तों लिपि। क्या होता है दोस्तों, लिपि। सॉरी, लिपि से पहले हम समझेंगे भाषा की विशेषता, कि भाषा की विशेषताएं क्या होती है। भाषा की विशेषता, अब हम जब भाषा पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाषा की विशेषताएं क्या है, भाषा में क्या क्या स्पेशलिटीज है, क्या क्या क्वालिटी भाषा रखती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा की क्या क्या विशेषता होती है। तो देखो दोस्तों, एक तो दोस्तों भाषा अर्जित होती है। अब आप में से कई दोस्त सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्या लिखा दिया, अर्जित। अर्जित क्या होता है, अर्जित का मतलब होता है दोस्तों प्राप्त, यानी कि ये किसी से प्राप्त की गई। ठीक है, भाषा किसी चीज से हमें प्राप्त हुई है, तो ये अर्जित माध्यम है। ठीक है, भाषा क्या है, अर्जित चीज है, अर्जित इकाई। उसके बाद देखो दोस्तों, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। इस बात को आप कैसे समझेंगे दोस्तों, परिवर्तनशील जिसमें मतलब परिवर्तन हुए हो, बदलाव हुए हो, परिवर्तनशील होती है। जैसे कि अब हम लिखते हैं आ, तो दोस्तों इस समय जो हमारे सामने जो ये वर्णमाला प्रस्तुत है, जरूरी नहीं है कि ये पहले के समय में भी ऐसे ही रही हुई हो, इसमें समय समय पर परिवर्तन हुए। तो भाषा कैसी हो गई दोस्तों, परिवर्तनशील हो गई। एक होता है दोस्तों भाषा अर्जित होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। ये दोस्तों भाषा की विशेषता है।
भाषा अर्जित होती है, प्राप्त की जाती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। उसके बाद दोस्तों देखो बोली, एक आती है बोली। हम जब भाषा से आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको अभी तक जो बताया है दोस्तों, उसमें मैंने आपको भाषा की परिभाषा बताई है, उसके बाद में भाषा के माध्यम बताएं, उसके बाद में भाषा की विशेषताएं बताई। अब दोस्तों जब हम बात करेंगे वो करेंगे बोली के ऊपर। इसके ऊपर दोस्तों, बोली के ऊपर। तो देखिए बोली दोस्तों, बोली होती तो भाषा ही है, बोली भी एक भाषा है, लेकिन भाषा और बोली में जो अंतर है दोस्तों वो है कि जो भाषा है वो तो है एक विस्तृत इकाई, भाषा जो है वो है एक विस्तृत इकाई, जबकि जो बोली है दोस्तों इसकी क्या है, सीमा है, ये सीमित इकाई है, सीमित इकाई है। एक तो इसकी ये विशेषता है बोली की। अगर हम देखें तो बोली भी एक भाषा ही है, भाषा ही मानी जाती है, लेकिन अगर अंतर देखें तो क्या अंतर है भाषा और बोली का दोस्तों, कि भाषा तो है एक विस्तृत इकाई, जबकि बोली है एक सीमित इकाई। अब देखो दोस्तों पहले हम देखते हैं बोली की परिभाषा। बोली की परिभाषा होती है दोस्तों, एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा क्या कहलाती है दोस्तों, बोली। जैसे कि मैं कहूँ अलवर वाले जो है उनकी भाषा है मेवाती। हमारे साथ में कई जो बच्चे हैं, कई स्टूडेंट हैं वो अलवर क्षेत्र के भी हैं, तो अलवर वालों को पता होगा कि अलवर वालों की जो भाषा है वो क्या होती है दोस्तों, मेवाती। एक होती है दोस्तों ब्रज, ब्रज भाषा, जो भरतपुर का जो एरिया है दोस्तों उसमें बोली जाती है ब्रज भाषा। एक होती है दोस्तों ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, जो जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वो ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। मेवाड़ी होती है, मारवाड़ी होती है दोस्तों, ये सभी बोलियां हैं, ना कि एक भाषा है। बोली जो होती है उनका क्षेत्र सीमित होता है, इन सभी का आप देख सकते हो क्षेत्र सीमित है। मेवाती है उसका क्षेत्र सीमित है, अलवर के आसपास बोली जाती है। ब्रज है, ब्रज का क्षेत्र सीमित है, ब्रज भरतपुर के आसपास बोली जाती है। ढूंढाड़ी है, इसका क्षेत्र भी सीमित है, ये जयपुर दौसा की जो आसपास का जो एरिया है उसमें ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई बोली की परिभाषा, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा। स्थानीय का मतलब लोकल, वहाँ की लोकल लैंग्वेज, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज, जो वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके द्वारा जो भाषा प्रयोग में ली जाती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, बोली। अब दोस्तों भाषा और बोली में हमें अंतर देखने की जरूरत है कि अंतर क्या है भाषा और बोली में। भाषा तथा बोली में अंतर। तो देखिए पहला अंतर तो यह है कि भाषा का क्षेत्र कैसा है दोस्तों, विस्तृत। भाषा का क्षेत्र होता है दोस्तों विस्तृत, जबकि बोली का सीमित क्षेत्र है। बोली का जो क्षेत्र है दोस्तों वो है सीमित। उसके बाद बात करें दोस्तों तो जो बोली होती है वो भाषा का एक रूप है या फिर उसका एक भाग है। भाषा का भाग बोली है, ना कि भाषा है दोस्तों। भाषा नहीं है बोली, भाषा का एक भाग है। भाषा का एक भाग क्या होती है दोस्तों, बोली। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उपभाषा। क्या बोलते हैं दोस्तों, उपभाषा। उपभाषा बोला जाता है दोस्तों बोली को। एक दोस्तों जो सबसे बड़ा, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दोस्तों पॉइंट है हमारा वो है कि भाषा का एक व्याकरण होता है, शब्दकोश होता है दोस्तों, डिक्शनरी। जी हाँ, डिक्शनरी बिल्कुल। और दोस्तों साहित्य होता है, लिटरेचर, साहित्य होता है।
जबकि बोली का ऐसा कुछ नहीं होता। एक देखो दोस्तों, भाषा जो होती है वो राजकीय कार्यों में भी उपयोग में ली जाती है। हिंदी भाषा है उसके जो राजकीय जो हमारे कार्य हैं उनमें वो उपयोग में ली जाती है, जबकि बोली जो होती है वो केवल स्थानीय भाषा के रूप में प्रयोग में ली जाती है। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई मतलब जैसे कि हमारी भरतपुर की ब्रज भाषा है दोस्तों, तो ब्रज भाषा में ऐसा तो है नहीं कि कोई अखबार प्रदर्शित होता हो या कोई पत्रिकाएं आती हो या कोई सरकार अगर कोई फरमान निकालती हो तो वो अगर ब्रज भाषा में आता हो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। वो केवल राजकीय भाषा की जो राजकीय जो कार्य होते हैं वो केवल भाषा के रूप में होते हैं। जैसे कि हिंदी एक भाषा है, तो जो राजकीय कार्य होते हैं, पत्र जो निकाले जाते हैं, कुछ नोटिस जो देना होता है, वो हिंदी भाषा में दिए जाते हैं या फिर अंग्रेजी भाषा में दिए जाते हैं। तो भाषा राजकीय कार्यों में उपयोग में ली जाती है। जबकि बोली नहीं, बोली नहीं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इसकी दोस्तों विशेषता है, ये कुछ में अंतर है, बोली और भाषा में अंतर है। आपको अगर ये हेल्पफुल लगे तो दोस्तों इसको वीडियो को यहाँ पर पॉज कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इनको आप नोट बनाकर लिख सकते हो दोस्तों। उसके बाद देख लो, बोली के बाद आता है दोस्तों लिपि। क्या आता है दोस्तों? लिपि। देखिए लिपि क्या होती है दोस्तों? किसी भाषा को किसी भाषा को जो लिपिबद्ध किया जाता है यानी कि लिखा जाता है, तो जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है दोस्तों वो क्या होते हैं? किसी भाषा के लिपि होती है। जैसे कि मैं कहूँ हिंदी, हिंदी की जो दोस्तों लिपि है वो है देवनागरी। क्या है दोस्तों? देवनागरी। जैसे कि मैं कहूँ अंग्रेजी, अंग्रेजी की लिपि है दोस्तों रोमन। जैसे कि दोस्तों मैं कहूँ पंजाबी, पंजाबी की लिपि है दोस्तों गुरुमुखी। जैसे कि दोस्तों मैं कहूँ फारसी, सॉरी उर्दू, तो उर्दू की जो लिपि है दोस्तों वो है फारसी। समझ रहे हो दोस्तों आप? हिंदी जो है लिपि वो है दोस्तों, हिंदी की जो लिपि है दोस्तों वो है देवनागरी। रोमन जो है दोस्तों वो है अंग्रेजी भाषा की। उसके बाद आती है गुरुमुखी, यह है पंजाबी भाषा की लिपि। यह है फारसी, यह है उर्दू भाषा की लिपि। तो लिपि जो होती है वो किसी भाषा को लिखने के जो चिन्ह होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। जो ग्रंथ जो लिखे जाते हैं, कोई भी ग्रंथ लिखा जाए या कुछ भी लिखा जाए, जो लिपिबद्ध करा जाए, जो लिखित माध्यम जिसमें लिखा जाए, जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाए दोस्तों, वो क्या होती है? वो लिपि होती है। जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि है दोस्तों देवनागरी। कौन सी लिपि है दोस्तों? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा है दोस्तों उसकी लिपि है रोमन। पंजाबी भाषा है उसकी लिपि है गुरुमुखी। और जो उर्दू भाषा है उसकी लिपि है फारसी। अब देखिए लिपि के बाद एक जो वस्तु आती है, एक जो अपना टॉपिक आता है वो आता है व्याकरण। क्योंकि प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, अपना साहित्य होता है, अपना शब्दकोश होता है। जैसा कि मैंने आपको भाषा और बोली में जब अंतर बताया तो मैंने आपको क्या बताया कि भाषा का अपना एक साहित्य होता है, अपना व्याकरण होता है, अपना शब्दकोश होता है, जबकि बोली का ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम देखेंगे कि व्याकरण क्या होता है। देखिए व्याकरण, व्याकरण जो है, सॉरी एक चीज है दोस्तों जो हम थोड़ा आपको बताना भूल गए कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या होती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो हिंदी है उसकी लिपि है देवनागरी, तो हमें उसकी जो विशेषता है उनका भी पता होना चाहिए। तो व्याकरण कराने से पहले हम बताएंगे कि देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है। तो देखो दोस्तों, देवनागरी लिपि की विशेषता,
एक तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। लिखी जाती है। अगर बाएं दाएं में आपको समस्या हो रही हो तो मैं इंग्लिश में बता दूं। बाएं को बोलते हैं दोस्तों लेफ्ट, और जो दायां होता है उसको बोलते हैं दोस्तों राइट। अगर आपको इंग्लिश से पहचानने में अगर सुविधा हो रही हो तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हो कि बायां जो होता है वो होता है लेफ्ट, और जो दायां होता है दोस्तों वो होता है राइट। तो देवनागरी लिपि जो होती है दोस्तों वो हमेशा बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है दोस्तों? देवनागरी लिपि। उसके बाद देखो दोस्तों, ये हमेशा रेखा के ऊपर लिखी जाती है। रेखा के ऊपर लिखी जाती है देवनागरी लिपि, जबकि जो रोमन लिपि होती है वो रेखा के नीचे लिखी जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर तो ये क्या है, एकदम फ्लैट है, ये एकदम साफ है। अगर इसमें लाइन होती तो मैं आपको लिखकर बताता कि कैसे लिखी जाती है। चलो मैं आपको देखो बताता हूँ। ये जैसे कि हमारी एक कॉपी है, तो उस पर जैसे मुझे लिखना है दोस्तों राम। क्या लिखना है? राम। तो दोस्तों जब हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो हम इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे, ना कि लाइन के नीचे। अब जैसे कि हमारी एक होती है इंग्लिश जो है उसकी जो लिपि है वो है रोमन। तो उसमें जैसे मुझे लिखना है राम, तो हम कैसे लिखेंगे? रेखा के नीचे राम। तो ये अंतर होता है देवनागरी और रोमन लिपि में। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब हम आते हैं व्याकरण पर कि व्याकरण क्या होती है दोस्तों। देखिए व्याकरण, सबसे पहले व्याकरण शब्द को सुनिए। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो देखो दोस्तों, व्याकरण शब्द बना है तीन शब्द, बी आ और करण। बी आ और करण, ये एक दोस्तों शास्त्र है, ये एक पुस्तक है। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है, एक पुस्तक है। और ये शास्त्र या पुस्तक क्या मदद करता है दोस्तों? इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमने व्याकरण पढ़नी पड़ती है, हमें व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है किसी भाषा को लिखने में, किसी भाषा को पढ़ने में, और उस भाषा के उपयोग करने में। किसी भाषा को पढ़ने में, उसको लिखने में और उसके प्रयोग करने में क्या चीज़ आवश्यकता है? क्या चीज़ की आवश्यकता है दोस्तों? व्याकरण की। तो इसकी जो परिभाषा बनती है व्याकरण की, वो बनती है किसी भाषा को उचित प्रकार से लिखने में, उसे बोलने में तथा उसका प्रयोग करने में, सहायक ग्रंथ, सहायक शास्त्र या पुस्तक। क्या बोला दोस्तों मैंने? शास्त्र या पुस्तक क्या कहलाती है? व्याकरण। किसी भाषा को लिखने में, उसको पढ़ने में और उसको पढ़कर उपयोग में लेने में जो चीज़ सहायक होती है, जो शास्त्र सहायक होता है, जो पुस्तक सहायक होती है दोस्तों, वो कहलाती है व्याकरण। अब व्याकरण के अंग देखें हम दोस्तों के व्याकरण या फिर भाषा ऑब्लिक व्याकरण, भाषा ऑब्लिक व्याकरण के जो अंग होते हैं दोस्तों वो होते हैं तीन। पहला होता है जिनमें वर्ड, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है वाक्य। जी हाँ, वर्ड, शब्द, वाक्य।
अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा के अंग कितने हैं तो आप बताओगे 3, वर्ड, शब्द, वाक्य। आपसे पूछे व्याकरण के अंग कितने हैं, 3, वर्ड, शब्द, वाक्य। दोस्तों ध्वनि के उसमें शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ध्वनि के कोई साक्ष्य नहीं होते हैं, ध्वनि लिखित नहीं होती है। तो व्याकरण या भाषा के केवल 3 ही अंग माने जाते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। अब दोस्तों देखो वर्ण क्या है। वर्ण क्या चीज होती है दोस्तों? वर्ण होती है ध्वनि को, ध्वनि के लिखित माध्यम, ध्वनि का लिखित माध्यम, जिसके और टुकड़े संभव ना हो, इसके और टुकड़े संभव ना हो। कुछ समझ में आया दोस्तों? जो मैंने लिखाया है, वर्ण होता है ध्वनि का लिखित माध्यम जिसके और टुकड़े संभव ना हो, जिसके और खंडन ना किए जा सके, वो होता है वर्ण। जैसे कि मैं कहूँ दोस्तों ए, क्या आप इसके और टुकड़े कर सकते हो? जैसे मैं कहूँ ई, क्या आप इसके और टुकड़े कर सकते हो? जैसे मैं कहूँ क, खा, कुछ भी, पा, ता, जो भी आपके जो आ रहा है माइंड में, जो भी अपने वर्णमाला में जो है, उनको अगर हम देखें जो वर्ण है, तो वर्ण दोस्तों वो चीज होती है जिसके और टुकड़े संभव ना हो, जिसके और टुकड़े संभव ना हो, वो क्या चीज होती है दोस्तों? वर्ण। अब देखिए शब्द, शब्द क्या होता है? शब्द को समझिए। शब्द होता है दोस्तों वर्ण, वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक समूह। वर्ण जो होते हैं उनका जो सार्थक समूह होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? शब्द। जैसे कि मैं कहूँ पानी, मैंने कहा पानी, तो पानी जो है दोस्तों, इसमें पा हलन, आ, उसके बाद ना, और उसके बाद ई, ये जो है ये तो है वर्ण, और ये जो इनसे मिलकर बना है ये है शब्द। जो पा है, आ है, न है और ई है, ये तो है दोस्तों वर्ण, और जो इनसे मिलकर बना है ये बना है शब्द। अब आप देखो पानी, मैंने कहा पानी, तो पानी का अपना एक महत्व है, पानी का एक अर्थ है। जैसे ये पानी कहते हैं तो हमें क्या याद आ जाता है कि हमें भाई प्यास लग रही है, पानी लाकर दे दो, हमें पानी पीना है। तो पानी का अपना एक अर्थ है, और वो किन से मिलकर बना है? वर्ण से मिलकर बना है। उसमें क्या क्या है? प, आ, ना, ई, क्या क्या मिलकर बना है? प, आ, ना, ई। ठीक है दोस्तों। अब आता है वाक्य। क्या आता है दोस्तों? वाक्य। वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? सार्थक समूह। शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वो कहलाता है वाक्य। जैसे मैं कहूँ राम आम खाता है, राम आम खाता है, ये एक वाक्य है। तो इनमें से प्रत्येक शब्द का अपना महत्व है। राम का महत्व है, आम का है, खाता का है का है, सभी का अपना महत्व है, और सभी ये जुड़कर एक वाक्य बना रहे। वाक्य भी दोस्तों वो होगा, केवल शब्दों का समूह वाक्य नहीं होगा। अगर शब्दों का समूह ही वाक्य होता तो ऐसे तो सभी वाक्य मान लिए जाते, पर शब्दों का समूह होना चाहिए, उसके साथ में सार्थक होना चाहिए, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, वो ही क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। अब राम आम खाता है, इसका एक अर्थ है, इसका एक अपना अर्थ है कि कोई राम नाम का करता है, वो क्या खा रहा है? आम खा रहा है। क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो दोस्तों ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वो होता है दोस्तों वाक्य, और शब्द होते हैं वर्णों का सार्थक समूह, और वर्ण होते हैं ध्वनि के लिखित रूप जिसके और टुकड़े संभव ना हो दोस्तों। ठीक है। अभी एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, एक होता है पद। एक शब्द आपने सुना होगा, पद। कि पद क्या है? आप में से कई जानते होंगे पद क्या है, और जो नहीं जानते वो देखिए पद क्या है। पद होता है दोस्तों, शब्द को ही पद बोलते हैं, शब्द ही पद होता है।
पर ये पद कब होता है, शब्द कब होता है? जैसे मैंने लिखा पानी, मैंने लिखा पानी, तो ये यहाँ पर तो है शब्द। क्या है दोस्तों? शब्द। अब जैसे मैंने लिखा राम पानी पीता है, राम पानी पीता है, तो जो यहाँ पर जो ये पानी आया दोस्तों, यहाँ पर ये क्या बन गया? एक पद बन गया। आपने छोटी क्लासों में किया होगा पद परिचय, यानी कि पद का परिचय। आपको पद का परिचय कराना है कि वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण क्या है, उसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि पद परिचय अपना टॉपिक नहीं है। हम बताएंगे कि पद क्या है। तो पद होता है दोस्तों जो वाक्य में जब शब्द प्रयोग में लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? एक पद बन जाता है। उम्मीद है मुझे आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है भाषा। भाषा की मूल इकाई, भाषा की मूल इकाई या भाषा का मूल आधार, मूल इकाई या मूल आधार एक ही बात है दोस्तों। और वो क्या होता है दोस्तों? वर्ड। जैसे कि कोई भवन है दोस्तों, काफी बड़ा भवन है, उसमें कमरे बने हुए, तो हर कमरा जो होता है दोस्तों वो क्या है? ईंटों से मिलकर बना होता है। तो जैसे पूरे भवन की अगर हम देखें इकाई क्या है, किससे उसकी शुरुआत हुई है, मूल आधार क्या है दोस्तों उसका, तो वो है जैसे ईंट। तो ऐसे जो पूरी भाषा है उसका जो मूल आधार है दोस्तों वो क्या है? वर्ड। ये ही दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है दोस्तों? वर्ड। एक होता है दोस्तों भाषा की सबसे बड़ी इकाई। ये होता है वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दोस्तों? वाक्य। और जो पूरी भाषा है वो किन से मिलकर बनी है? वाक्यों से ही मिलकर बनी है। मूल आधार तो हो गया इसका वर्ड, और जो मिलकर बनी है सब जो वाक्य है, वर्ड भी, क्योंकि वर्डों से वाक्य बनते हैं, वर्डों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बन जाते हैं। तो जो भाषा का जो वो हो जाएगा, भाषा का जो सबसे बड़ा अंग हो जाएगा वो हो जाएगा वाक्य। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको यहाँ तक समझ में आई होगी बात। उसके आगे देखिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारे भाषा की बात। किसकी बात दोस्तों? भाषा की। अब आते हैं हमारी विषय पर। हमारी विषय क्या है दोस्तों? हिंदी। क्या है दोस्तों? हिंदी। तो चलिए हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का विकास कैसे हुआ, और जिस रूप में हम अब हिंदी को पढ़ रहे हैं, ये हिंदी कैसे हमको प्राप्त हुई। तो देखो, हिंदी हिंदी जो शब्द है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में क्या होता था कि एक प्रांत था सिंध प्रांत। क्या था? सिंध प्रांत। और जो सिंध प्रांत के लोग थे उनकी भाषा थी सिंधी। क्या थी? सिंधी। सिंधी भाषा थी। और जो सिंध प्रांत के जो लोग थे उनकी क्या मिस्टेक थी, उनकी क्या प्रॉब्लम थी कि वो जब उच्चारण करते तो वो सा को तो बोलते हा, सा को तो बोलते हा, और जो धा धा को बोलते वो धा। तो वो ऐसे बोला करते थे, सा को तो बोलते हा और धा को बोलते दा। तो देखो ये सिंधी है, तो ये क्या हो जाएगा? हिंदी। क्योंकि सा को उन्होंने हा बोला और धा को दा बोला। ऐसे ही जैसे ये सिंध है तो ये क्या हो गया दोस्तों? हिंद। अपना राष्ट्र हिंदी राष्ट्रीय तो है, हिंद राष्ट्रीय तो है अपना राष्ट्र, और उसकी भाषा क्या है? हिंदी। अब इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति देखते हैं हम, कहाँ से हुई, कौन सी भाषा से हुई। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है फारसी भाषा से। फारसी भाषा से या पारसी भाषा से, एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। फारसी भाषा या पारसी भाषा से हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अब इसके विकास क्रम को देखते हैं कि अब जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं वो किस क्रम में हमारे लिए उपलब्ध हो। तो इसका विकास क्रम देखिए। विकास क्रम की हम बात करें तो सभी भाषाओं की जननी क्या है दोस्तों? जी हाँ, संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। इस संस्कृत के दो रूप प्रचलित थे, एक था
वैदिक रूप और एक था लौकिक रूप। जो वैदिक रूप था उसमें लिखे गए थे आपके ग्रंथ, उपनिषद आदि, जबकि जो आपकी लौकिक थी उसमें लिखे गए थे कथा, आख्यायिका आदि। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं संस्कृत से आगे बढ़ते हैं कि संस्कृत का अपमार्जन हुआ तो संस्कृत से हमें क्या भाषा प्राप्त हुई। तो दोस्तों संस्कृत से प्राप्त होती है हमें पाली। कौन सी भाषा दोस्तों? पाली। और जो पाली भाषा है वो है बौद्ध धर्म की। किसकी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो लिखे गए थे पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो लिखे गए थे पाली भाषा में। और जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनको बोला जाता है त्रिपिटक। क्या बोला जाता है? जी हाँ, त्रिपिटक। फिर आता है प्राकृत। प्राकृत जो भाषा है वो है जैन धर्म की, जैन धर्म के ग्रंथों की, और इनको बोला जाता है आगम। क्या बोला जाता है? आगम। उसके बाद आपके अपभ्रंश आई, अपभ्रंश, और अपभ्रंश से आती है आपके हिंदी। कौन सी भाषा प्राप्त हुई हमको? हिंदी। जो हिंदी का जो काल माना जाता है, हिंदी की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1000 ईस्वी से। हिंदी की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1000 ईस्वी से। अब ये तो संभव नहीं है कि हिंदी एकदम प्रचलन में आ गई हो, जैसे आज तक अपभ्रंश बोल रही हो और आज मतलब कल से हम हिंदी बोलना शुरू कर दें, ऐसा दोस्तों संभव नहीं है। क्योंकि जो अपना भारतवर्ष है वो काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है। तो उसमें हो सकता है कि हिंदी चालू हो गई हो, उसके बाद भी पाली ग्रंथ रचे जा रहे हो, पाली भाषा में ग्रंथ रचे जा रहे हो, धीरे धीरे हिंदी का प्रचलन चालू हुआ हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो काल है ये एकदम फिक्स नहीं है, इसको हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी केवल लगभग के आंकड़े हैं, ये एकदम ऑथेंटिक नहीं माने जाते। उसके बाद देखिए ये आपके हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास हो गया। अब इसमें आती है आपके वही व्याकरण आएगी। व्याकरण के मैंने आपको 3 अंग बता दिए हैं दोस्तों। व्याकरण के मैंने आपको 3 अंग बता दिए हैं, वर्ड, शब्द और वाक्य। तो कल हम चालू करेंगे हमारा टॉपिक वर्ड विचार। वर्ड विचार चालू करेंगे, उसमें हिंदी वर्णमाला आएगी दोस्तों। और एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो मैंने आज टॉपिक कराया है ये न केवल एसटीसी के लिए आवश्यक है, जो अभ्यर्थी रीट लेवल 1 या रीट लेवल 2 अर्थात रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरा आपको पढ़ाने का तरीका, मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कमी आपको लगे दोस्तों तो कमेंट करना। वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।